इसी पर वो प्रयोग कर रहे थे कि किस तरह का सिस्टम बनाया जाए। तो चूंकि जो फेडरल सिस्टम होता है, क्या होता है कि जो बड़े स्टेट होते हैं, जहाँ भाषा की विविध, संस्कृति की विविध, इतिहास की विविध, पर एक राष्ट्र में कैसे जोड़ोगे? इंग्लैंड में तो कल्चर है, रहते हैं, उनकी संस्कृति है एक जैसा। लेकिन इंडिया में उन्होंने बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारे हिस्ट्री है, बहुत सारे भाषाएं हैं, प्रयोग किया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 90 उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि भारत को उन्होंने एक फेडरेशन बनाया। और फेडरेशन में क्या होता है कि सेंटर है और उसके हो गए, बात तो हमने कही है, प्रोविंस हो गए। और इस फेडरेशन में वो फेडरल लिस्ट उन्होंने बनाई तो सेंटर के पास थी, लेकिन जो स्टेट है प्रोविंशियल लिस्ट थी वो प्रोविंस को दे दी। करंट लिस्ट जो थी तो सेंटर के पास थी, पावर जो था वो स्टेट को दे दिया। दूसरे इन्होंने जो फॉर्म किया, कि प्रोविंस की संख्या इन्होंने 11 कर दी। कितनी कर दी? 11 कर दी। और इन्होंने अब क्या किया, हर लेवल पर चुनाव व्यवस्था लागू कर दी, लागू कर दी। तो सेंट्रल लेवल पर उन्होंने क्या किया, सेंटर के जो वो थे तो 2 सदन पहले ही थे। अब इन्होंने क्या किया, डायरची सिस्टम लागू कर दिया सेंटर में। सेंटर में क्या किया, और जो वायसराय थे इनके सब्जेक्ट को 2 भागों में, ट्रांसफर और रिजर्व। ट्रांसफर जो सब्जेक्ट हो तो सेक्रेटरी टू इंडिया, भारत सचिव की सहायता से रहेगा। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो टू इंडिया, बस इसके और भी तो मेंबर्स थे ना, विधि सचिव थे, सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेसी मान लो आप। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था इस, ये क्या है, पॉलिटिकल काउंसिल की सलाह से चलाया जैसे। तो पहले हमने पॉलिटिकल काउंसिल, पॉलिटिकल काउंसिल का हेड कौन होगा, वाइस चेयरमैन का, क्योंकि चेयरमैन तो एक ऑफिसियो कौन होगा, वैसा ही हो जाएगा, वो होगा वाइस चेयरमैन। और उसकी पॉलिटिकल काउंसिल होगी जो कहाँ से चुनी जाएगी, लेजिस्लेचर से चुनी जाएगी। कहाँ से चुनी जाएगी, पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट बाइकेमरल था, 250 सदस्य तो थे पर हाउस में, जैसे कहते हो आप, और 375 सदस्य जो होते हो लोअर हाउस में, उसको फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये था फेडरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। 2 सदन बना दिए गए। यहाँ से वाइसराय चुनेगा किसको, वाइस चेयरमैन को। अब ये कहा गया कि जो फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको तो राज्य नामित करेंगे और इसको ये इसके लोग चुने जाएंगे। ठीक है, तो अपर हाउस क्या था, चुना हुआ था, बस राज्यसभा चुना हुआ नहीं है, अपर हाउस तो चुना हुआ है। और लोअर हाउस था, क्या था, नोमिनेटेड था, उल्टा सिस्टम था। इसका कार्यकाल कितना था, साल था इसका कार्यकाल था। अब क्या था, वायसराय को अधिकार था वीटो करने का इसकी सलाह पर, वाले पर। और वीटो के साथ साथ वो क्या करता था, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता सेशन में ना हो। तो वही जो पहले जो 19 में राज्यों की स्थिति थी वो थी। ये कहा गया चुनाव कितने साल बाद किया जाएगा, 10 साल बाद। कितने साल बाद, 10 साल बाद किया जाएगा। यानी 1935 में अगर ये प्रस्ताव आया, कब होने थे, जो प्रोविंस बनाया गया, प्रोविंस को ऑटोनॉमस बना दिया। क्या, प्रोविंस को ऑटोनॉमस बना दिया। और इनकी ऑटोनॉमी की सबसे बड़ी कि फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी को दे दी, वित्त और विदेश नीति इनको दे दी गई। और यहाँ पर डायरची खत्म कर दिया गया। क्या, डायरची खत्म हो गई और जो गवर्नर है अब ये सीएम और उसकी कैबिनेट की सलाह से काम करेगा। आज है सिस्टम। और ये कहाँ से चुने जाएंगे, यहाँ पर भी 2 सदन होंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली।
ये तो चुने जाएंगे जनता के द्वारा। जनता का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट काउंसिल वो 1880 में बना था। कहाँ से चुने जाएंगे? ये ये यही लोग चुनेंगे, विधायक चुनेंगे। ऐसा आज होता है। अब ये कहा गया कि जो ये चुनाव है से कर, ये 2 साल में साल में 2 साल में कर लिया, यानी 87 में चुनाव। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये कहा गया था कि 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कोई प्रेम्बल नहीं था, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, और ना ही भारतीयों को कोई अधिकार, राइट्स नहीं थे। आप क्यों से बनेगा, बट आज मौलिक अधिकार होते हैं ना। पर तो 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन की है वो इसी बात को लेके। अभी जवाहरलाल नेहरू कहते हैं अनेक ब्रेकों है, रहित है ये, इसलिए क्योंकि प्रेम्बल नहीं है। ये एक सी बात है। बिना उद्देश्य के कोई सिस्टम बनता है क्या? नहीं बनता। बिना उद्देश्य के कोई सिस्टम। क्लियर? अब ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई। प्रोविंशियल स्टेटिक ये सुधार कंप्लीट हो गए। 1937 में चुनाव हुआ। 11 प्रांत थे, कितने थे? 11 में से 9 प्रांतों में कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी, और मुस्लिम लीग ने इसका इस्कार कर दिया। क्योंकि 1934 में एम्ब्रिज पंपलेट में स्टूडेंट पढ़ता था, उसने पहली बार पाकिस्तान का प्रपोजल किया, तो बहिष्कार कर दिया। और 2 प्रांतों में, बंगाल और पंजाब, कृषक प्रजा पार्टी सरकार बनाई है, सरकार चलने लगी। 1939 में 39 में सेकेंड जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तो वर्ल्ड वार थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। यहाँ 2 पार्ट बने, एक्सिस कंट्री और ग्रांड अलायंस, 2 भागों में बट गई। यूएस, रसिया, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब किसके साथ थे? ग्रांड अलायंस। हाँ वही। और एक्सिस कंट्री में जर्मनी था, जापान था और इटली था। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जर्मनी जी, इटली का, तो ये आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है। एक्चुअली बहुत बड़ा जोग्राफर पैदा हुआ, तो था अल्फ्रेड महान का था। तो अल्फ्रेड महान ने, जो राज्य होते हैं एक जीव की तरह होते, राज्य जीव होते, या तो ये पता है या तो ये। अब अपने शरीर को देखें, जब तक शरीर में पावर बढ़ रहा है तब तक आपका शरीर बढ़ रहा है। पावर पावर का भी स्टेटस क्यों होता है? तो अल्फ्रेड महान ने पास पावर है तो बढ़ेगा, पावर नहीं है। और जो राज्य खत्म होती है, टूट जाती है। हाँ हाँ, जो भी राज्य टूटेगा, पर कम हो जाएगा तो टूट जाएगा, और पावर ज़्यादा होगा तो पर कब्जा कर लेगा। क्या हो तो ये दोनों विचारधारा, जो फांसीवाद और नाजीवाद, दोनों इस बात को मानते थे। और ये कहते थे कि आज के समय में जो रियल पावर है इसमें टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी से हम मॉडर्न मिलिट्री बनाए, मशीनों से युद्ध होते हैं, मशीनों से युद्ध। तो इसलिए नाजी और फांसी दोनों ने ही क्या किया, और इटली दोनों ने क्या, इसी विचारधारा को माना। राज्य क्या है, एक जीव की तरह है, बस होता है होती है। और आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर है, सेना में है, पर है सेना में। तो हमें सेना को मजबूत बनाना चाहिए और बड़े राज्य
हाँ, थोड़ा सा एक डिफरेंट है। आजीवाद ये भी कहता है जर्नलिज्म कि दुनिया के श्रेष्ठ लोगों को ही शासन करने फिजिकल सुपीरियर है, नस्लीय रूप से श्रेष्ठ आर्य कहाँ है। तो एक कह सकते हो बस, जो प्रोटेस्टेंट हैं, क्रिश्चियन में दो विभाजन है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। जो प्रोटेस्टेंट हैं वो ओरिजिनल क्रिश्चियन है, ईसा मसीह को मानते हैं। विचारधारा थी लॉजिकल पॉजिटिज्म, प्रत्यक्ष यही सत्य है, बाकी सब, और यही विज्ञान का आधार है। हाँ, आधार है। इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास जो है पश्चिमी देशों में इसलिए हुआ, क्रिश्चियन लोगों ने पॉजिटिज्म की बात करी। क्लियर? तो नस्लीय रूप से श्रेष्ठ कौन है? प्रोटेस्टेंट है, क्लियर है। और उसको पूरी दुनिया पर शासन करने पर तो उसको बड़ी सेना बनाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों करना चाहिए। बात हो गया। अब ऑब्वियस है ये विचारधारा क्या है? एग्रेसिव विचारधारा है। और जब ये तीनों मिल गए, तीनों ने बंटवारा कर लिया, जर्मनी तो यूरोप पर कब्जा करेगा करेगा, जापान एशिया पर कब्जा करेगा, और इटली अफ्रीका में करेगा। जापान का सिद्धांत क्या था? जापान में शासक था मोत्सुहितो, उसने भी यही बात कहा, मेजो डायनेस्टी। उसने कहा कि यहाँ पर शासन करने के लिए हमें तकनीक की आवश्यकता। आज भी आप देखो इटली, जापान, ये सब आगे हैं। को चौथी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, पांचवी बन, तो तुरंत हमें सोचना चाहिए कि पॉपुलेशन स्टेट है। और वर्ल्ड में हमारा ट्रेड पोर्शन है कितना है? परसेंट, 2%। दुनिया में 20%, आप 2% ट्रेड लगा देते हो जाते हैं। लेकर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तीनों ही तानाशाही विचारधाराएं हैं, और इन्होंने क्या कर दिया? वार शुरू कर दी। फ्रंट लाइन शुरू में डिफेंसिव था, इनने क्या किया? बिना राज्य की सरकारों से पूछे हुए, प्रांतों में, 9 प्रांत में किसकी सरकार थी? सरकार थी। बिना सरकारों से पूछे हुए उन्होंने क्या किया? भारत को इसमें शामिल कर लिया, ग्रैंड अलायंस में। भारत को शामिल कर लिया तो देश की सरकारें थी 9 राज्यों में, इस्तीफा। पाकिस्तान ने 1939 दिवस मनाया, और उसी समय सुभाष बोस ने, जिसने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया से अलग होकर के, उन्होंने ये कहा कि हम केवल इंटरनल यानी आंतरिक राष्ट्रवाद से देश को स्वतंत्र नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया पर शासन करते हैं। तो इसलिए हमें जो ब्रिटिश सरकार है उसके जो विरोधी देश हैं उनसे मदद लेनी पड़ेगी। कारण था जापान और जर्मनी, रूस की यात्राएं, रूस में साम्यवाद था। और जो थर्ड ब्लॉक था वो समाजवादी विचारधारा को मानता था। समाजवादी विचारधारा को मानता था। आज भी पश्चिम बंगाल में पार्टी है फॉरवर्ड ब्लॉक, है, तो 2 सीट जीतती है विचारधारा को। जो भी कुछ हुआ, शुरू में जब ये हारने लग गए, इन्होंने शिमला में कॉन्फ्रेंस 40 में है शिमला, उसमें ये कहा भारतीय साथ दें, है, और जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो फिर कोई सुधार इसमें किया जाए। ये ऑल पार्टी मीटिंग, मुस्लिम लीग ने ये कहते हुए इसका विरोध, भाई इसमें
सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें, इसके बाद ही हम आगे कोई बात। अच्छा, कॉन्फ्रेंस फेल हो गया तो 2 साल बाद जब इंग्लैंड की स्थिति ज़्यादा खराब हो गई युद्ध में, तो इन्होंने एक मिशन भेजा, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स भारत सचिव था, इसमें क्रिप्स था, पार्टी का था। क्रिप्स ने जो सुझाव दिया वो क्या था? क्रिप्स ने कहा कि भारत एक फेडरेशन होगा। क्या होगा? और इस फेडरेशन में प्रोविंस को अलग होने का अधिकार होगा, मतलब देश का विभाजन टुकड़ों में अलग होने का अधिकार होगा। युद्ध के बाद, आफ्टर वार, युद्ध के बाद में संवैधानिक सुधार फिर से शुरू किया कर दिए जाएंगे। और इससे पहले बस क्रिप्स ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, ये 2 बात। लेकिन क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। उसका कारण था, कांग्रेस ने कहा भाई युद्ध का परिणाम क्या होगा तो डिसाइडेड नहीं है, पोस्ट डेटेड चेक। भाई आप युद्ध के बाद की बात कर रहे हो, अभी की बात करो। और मुस्लिम लीग ने कहा कि इसमें कोई स्थान की मांग ही नहीं है, वजह नहीं है। और अगली इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये भारत को बांटने का बहुत बड़ा प्रयास था। तो अगर प्रांतों को अलग होने का अधिकार देते तो जहाँ भारत आप देख रहे हैं, कुछ नहीं तो 500 देश दिखेंगे छोटे। बिल्कुल। क्रिप्स मिशन फेल हो गया, महात्मा गांधी ने फिर भारत छोड़ो आंदोलन पार्टी ने चला। भारत छोड़ो आंदोलन का भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, तो महासभा ने विरोध, अम्बेडकर की प्रेस क्लास ने विरोध किया, सबने विरोध किया। इस लेकिन स्वतंत्रता से पहले, यानी स्वतंत्रता कोई भी आंदोलन जो, उसमें पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें जनता की अपार भागीदारी विशेषता। और यहाँ पर जो फिलॉसफी दी गई, जो दर्शन था इसका, वो था क्विट इंडिया। क्विट इंडिया का मतलब ये नहीं था कि अंग्रेज भारत को, गांधी ने कहा कि अगर अंग्रेजों का शासन है तो ये हमारा शोषण है, तरह से तानाशाही है। और अगर अंग्रेज हार जाते हैं तो शासन आए, जापान आए, चाहे चाहे भी क्या है, तानाशाही है। ये दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं है। और इंग्लैंड पर हमला, इसलिए जापान हमला कर रहा है भारत पर। भारत कभी भी जापान का शासन नहीं रहा है, इंग्लैंड भारत पर शासन कर रहा है, इसलिए जापान का हमला हो रहा है। अगर इंग्लैंड यहाँ से छोड़ के जापान भारत पर हमला नहीं करेगा, इसकी फिलॉसफी थी। और गांधी ने इसको एक, जैसा आपदा में अवसर कहते हो ना, अवसर के रूप में पर दबाव बनाया जा सकता है अंग्रेज पर। अच्छा, 1945 में वर्ल्ड वार खत्म हो गया। खत्म हो गया तो ये दुनिया 2 भागों में बट गई, साम्यवाद और एक तीसरा गुट भी आ गया जिसका नाम था संयुक्त। तो साम्यवाद चाहे कम्युनिस्ट सिस्टम है, रेडिकल नेचर का है, उसे भी आप तानाशाही मानो, ठीक है। और कैपिटलिज्म भी अगर है तो ये तानाशाही। तो उन दोनों को बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या था? 2 ऑब्जेक्ट थे। पहला ऑब्जेक्ट थे, पूरी दुनिया में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, पूरी दुनिया में न्यायपूर्ण व्यवस्थाएं होंगी। राजवाद, उपनिवेशवाद को पूरी दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा। सांस्कृतिक समानता, आर्थिक समानता, इसके लिए काम क्या? तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हो गया ना, तो अंग्रेजों पर एक दबाव बन गया। राष्ट्रों ने भी कहा कि भारत में सुधार किया जाए। तो भारत में फिर बेबल प्लान आया, 1945 में बेबल प्लान आया। और बेबल प्लान ने कहा कि भारत में ऑल पार्टी मीटिंग, और उसने एक बहुत गलत बात बोल दी, तो ध्यान रखना, जब कोई भी सुधार किया जाएगा तो
सलमानों को हिंदुओं के बराबर रखा जाए। ठीक है, इसका मतलब है कि या तो 50-50% आरक्षण हो गया, या तो जो कैबिनेट बनाई जाएगी वो, और 1945 में एक वार कैबिनेट बना दी गई। बना दी गई क्योंकि 1935 का जो संविधान था वो लागू हुआ नहीं था, तो वार कैबिनेट में सभी लोगों को शामिल कर लिया, पार्टी थे सभी को शामिल करके वार कैबिनेट बना दी गई। ठीक है, इसके बाद 1946 में फिर अगला सुधार आया, कैबिनेट मिशन। जनता से पहले का ही अंतिम बड़ा सुधार था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, क्रिप्स भी था, पैथिक लॉरेंस भी था, अलग भी थे। तो कैबिनेट मिशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसने कहा कि भारत एक कन्फेडरेशन होगा। कन्फेडरेशन क्या होता है समझा दूं मैं आपको। नहीं, ऐसे नहीं होता कन्फेडरेशन। एक्चुअली कन्फेडरेशन जो होता है उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सेंटर के पास होता है, बाकी स्टेट स्वतंत्र होते हैं, जब चाहें तो सेंटर से अलग हो सकते हैं। और इसमें कहा गया कि वित्त, रक्षा, विदेश नीति, वित्त, रक्षा और विदेश नीति है, और गृह, चार चार ऐसे पॉइंट्स थे जिसको सेंटर को दे दिया गया, बाकी राज्य, और राज्यों की कैटेगरी थी ए बी सी, और जो बड़े राज्य थे कैटेगरी में थे, छोटे राज्य भी कैटेगरी में थे। ठीक है, और जो राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण में नहीं थे डायरेक्ट वो सी थे, और जो राज्य नहीं थे ऐसे क्षेत्र थे जिसको हम यूनिट कहते हैं, वो डी कैटेगरी। तो कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि एक तो ये किया जाए, कन्फेडरेशन इंडिया को बनाया जाए। दूसरा उसने कहा कि भारत में, भारत के लोग अपना संविधान अब खुद बनाएंगे, इसलिए संविधान सभा का चुनाव करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का चुनाव करा, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में वोट कौन डालेगा, फाइड और टैक्स पे लोग वोट डालेंगे। देखो मैं बताना चाहूँगा जो इसके मालूम, क्योंकि मात्र 3% लोग को क्लियर था, तो अंग्रेज चाहते वोट डालते, बहुत क्लियर का विचार है कि संविधान का एक किसी संविधान फॉलो होना चाहिए, आम जनता को समझ, सुप्रीम कोर्ट को आज तक समझ, आम जनता को इस तरह की बातें की, तब तेल और पानी को मिलाने का प्रयास किया गया। आप ये कहते हो एक तरफ आप तो मीठा खाना चाहिए, एक तरफ कहते हो कि शुगर हो, कन्फ्यूजन वाली हर जगह कन्फ्यूजन है। यही कारण है कि भारतीय लोगों का स्वर कहा जाता है। भी आप बताओ किसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक ट्विस्ट है, पता है जो भी है, आप क्या बोल रहे हैं इसके बाद। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो वार काउंसिल है उसको एंट्रीम कैबिनेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, एंट्रीम गवर्नमेंट कन्वर्ट कर दिया जाए, और मात्र 3 पोस्ट, तीसरा है चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस और भारत सचिव, 3 को छोड़कर सारे भारतीय होंगे, भारतीय होंगे। इसके बाद क्या हुआ, कैबिनेट मिशन जब आया तो संविधान सभा का चुनाव हुआ। क्या विधानसभा में नामित भी थे और चुने हुए लोग भी थे। विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो 210 सीटों पर तो कांग्रेस को जीत मिली, 389 टोटल सीटें थी,
और 72 सीटों पर मुस्लिम भारत शामिल। तो 75 में से 72 सीट मुसलमान का प्रतिनिधित्व। सामान्य सीटों को कांग्रेस ने जीत लिया, कितने में से? 215 में से, इसमें से 212। अब स्थिति ये बनी कि कैबिनेट, देखिए क्या होता क्या है कि कोई संविधान बनाने के लिए संविधान कौन बनाता है? कुछ कानून है, और कौन बनाएगा? विधायिका बनाएगी। संविधान सभा क्या थी? लेजिस्लेचर था। क्या थी? विधायिका थी। विधायिका क्या करती है? इसको 3 बार में बनाती है, 3 बार डिस्कशन होते हैं। पहली बार जब विधायिका बैठती है तो उद्देश्य और सिद्धांतों पर चर्चा की, पर भी संविधान का उद्देश्य क्या होगा और सिद्धांत क्या होंगे, और आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल। जब दूसरी बैठक होती है तो इसमें प्रॉज एंड कॉन्स, छोटी छोटी चीज़ों पर विचार किया जाता है, और तीसरी बैठक में उसको पास कर दिया जाता है। पास करने के बाद क्या होता है? जो हेड ऑफ नेशन होता है, अध्यक्ष होता है, साइन कर देता है, संविधान बन जाता है। यही प्रक्रिया थी। क्या हुआ? पहली बैठक हुई संविधान सभा की। विधानसभा की जब पहली बैठक हुई तो पहली बैठक में लीग ने इसका विरोध किया, और मुस्लिम लीग ने, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, तो समझ में आ गया था कि 72 और 210 में और बहुमत किसके साथ है? किसके साथ है? तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे शुरू कर दी, कार्रवाई दिवस, और पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसकी रिपोर्ट इंग्लैंड गई तो इंग्लैंड ने क्या किया? प्लान तैयार किया, फाल्कन प्लान। फाल्कन प्लान जो है भारत के बंटवारे से संबंधित। रेडक्लिफ, जॉर्ज रेडक्लिफ को एक कमेटी बनाई गई, अगर भारत का विभाजन होता है तो विभाजन कैसे किया जाएगा, इसका ब्लूप्रिंट तैयार आप कीजिए। ठीक है। रेडक्लिफ ने अपनी रिपोर्ट इंग्लैंड को दे दी, और उसने कहा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, खुलना, ढाका, सिंध, पश्चिमी पंजाब, ईस्ट बंगाल, नहीं बलूचिस्तान नहीं था, पाकिस्तान को उन्होंने नहीं, वो ऑटोनॉमस था, बाद में पाकिस्तान ने। तो मिलाकर के क्या बनेगा? पाकिस्तान। और जो खींची जाएगी इस लाइन का रेडक्लिफ, ईस्ट पाकिस्तान होगा, और एक वेस्ट चटगांव, सिंह, ढाका, राजशाही, को मिलाकर के बनेगा ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, पश्चिमी पंजाब, ठीक है, बनेगा वेस्ट पाकिस्तान। बंटवारा होने की स्थिति में बंटवारा हो जाएगा। ठीक है। तो जो एंट्रीम गवर्नमेंट है, बंटवारा होने की स्थिति में 1947 का जो नियम था वो पास किया गया, इंडिपेंडेंट एक्ट, भारत का स्वतंत्रता कैसे दी जाए। तो 1947 का जो अधिनियम था, इसमें 2-3 विशेषताएं थी। इसमें पहली बार कहा गया कि जो संप्रभुता है, सॉवरेंटी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1958 में अपने हाथ में ले ली थी, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपको, और इंडियन सब डिसाइड करेंगे कि उन्होंने किस तरह का सुधार। अब जो भी लाइबिलिटीज है भारत की, वो भारत सरकार डिसाइड करेगी, इस सरकार से कोई मतलब नहीं है। भारत अपनी सुरक्षा खुद करेगा, और भारत और पाकिस्तान दो डोमिनेंट स्टेटस होंगे, राज्य होंगे, तो को अपना संविधान खुद नहीं बना लेते और उसको लागू नहीं कर देते, और ये अधिनियम पास करते हुए भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इंतरिम सरकार बनाई गई थी, तो उसके पहले वाइस चेयरमैन बनाए गए थे। ठीक है, वाइस चेयरमैन बनाए गए थे। तो जब ये प्रस्ताव पास हुआ 1947 में, तो संविधान सभा का भी विभाजन, पाकिस्तान की संविधान सभा और विधानसभा, इसके बाद इसको पुनर्गठित करते हुए इसकी दोबारा बैठक की गई, और दूसरा वाचन शुरू हुआ। और जो दूसरा वाचन था, इसमें कमेटीज बनाई गई,
एक तो प्रोसीजर कमेटी थी, प्रक्रिया समिति थी, विषय समिति थी। ठीक है, विषय में संघ कैसे बनेगा, संस्था कैसे होगी, कारों की बात, भाषा क्या होगी, एक्सेट्रा जैसे, और प्रक्रियाएं कैसे होंगी, कैसे चलेगा। तीसरी बैठक जो थी 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, इससे पहले 27 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ इमरजेंसी प्रोविजन थे वो लागू कर दिए। ठीक है, इन संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। और उसी दिन राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया और संविधान सभा ने अपने आप को संसद में परिवर्तित किया। लेकिन जब 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ तो संप्रभुता जनता के हाथ में ना, किसके हाथ में आ गई? संविधान सभा के हाथ में। तो संप्रभु विधायिका द्वारा बनाया गया जो कानून है वही तो संविधान है। ठीक है, और हमारा पूरा संविधान 26 जनवरी इसको लागू। ठीक है, और अब हम संविधान की जब बात करेंगे तो संविधान, पूरा संविधान हम 3 भागों में पढ़ेंगे। एक तो संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल। एक जो हमारा स्टेट है, राज्य है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, यानी हम एक यूनियन है, क्या पढ़ेंगे? तो यूनियन कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक है, सॉरी 4 तक है, और 245 से लेकर 307 तक है। आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, और राज्य कैसे होंगे हमारे और उनके संबंध कैसे होंगे 245 टू। फिर हम सरकार के बारे में पढ़ेंगे, भाई हमारा राज्य कौन चलाएगा? सरकार चलाएगी। तो गवर्नमेंट हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल है, मतलब यूनियन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करेंगे अगर, तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक, फिर आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 236 तक, ये हो गए स्टेट। सेंटर की सरकार हो गई, स्टेट की सरकार हो गई। और जो कुछ राज्य नहीं बन सकते, यूनियन टेरिटरी, आर्टिकल 238 से लेकर आर्टिकल 242 तक। इसके बाद कुछ और विशेष सरकार है, जैसे ये भी विशेष सरकार है। आर्टिकल 243 में विशेष सरकार है, जाति राज्य। 244 में भी विशेष सरकार है, ट्राइबल एरिया। तो ये विशेष सरकारें हैं तीन। ठीक है, तो सेंट्रल स्टेट के बाद विशेष सरकारें आ गई। फिर 245 से तो आ गया, देखो 207 आ गया। इसके बाद आ जाती है सिविल सर्विस, 308 से 323 तक सिविल सर्विस। फिर 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन आ गया। वहाँ तक तो हम लोग भारत को क्या बना रहे हैं कि स्टेट बना रहे हैं, देश। हम एक नेशन भी तो बनाएंगे। तो आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 371 तक हम भारत को क्या बनाएंगे? नेशन बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है प्रोविजन, वो इमरजेंसी प्रोविजन थे जो एग्जिट नहीं करते। ये जो 24 आर्टिकल हैं, यानी 72 से लेकर 95 तक एग्जिट। ठीक है,